तब तक ये ऑफर क्या रहेगा? ओपन रहेगा। ओपन ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर क्या है? सेम। बोलो कोई दिक्कत? तो ये कितने तरह के ऑफर हमने अभी डिस्कस किए हैं बताओ? 5 तरह के। क्लियर है? अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। बहुत अच्छा पॉइंट है जिसका दूसरा नाम है लीगल रूल्स। बताओ लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। मतलब किसी वैलिड ऑफर के लिए कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो पहले पॉइंट पढ़े थे वो तो एप्लीकेबल होगा ही। जैसे ऑफर करने वाले को ऑफरर कहेंगे, या वैलिड ऑफर के लिए या तो एक्सप्रेशन होगा विलिंगनेस टू डू या नॉट टू डू समथिंग, और ऑफर पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, और ऑफर का मकसद क्या होना चाहिए? सामने वाले से सहमति लेना। ये पॉइंट तो बिल्कुल यहाँ भी वैलिड ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो हमें पढ़ना होगा। तो आंसर 1, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। मतलब वैलिड ऑफर होने के लिए क्या होना जरूरी है? केपेबल ऑफ क्रिएटिंग क्या? लीगल रिलेशन। ऑफर मस्ट बी सच इन लॉ, must be such as in law is capable of being accepted and give rise to legal relationship। ऑफर है ना ऐसा होना चाहिए कि वो लॉ में लीगली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एज पर लॉ। यानी अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया तो उससे लीगल रिलेशनशिप का जन्म होना जरूरी है। If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relation, it is not considered as a valid offer in the eyes of law। अगर उस ऑफर की वजह से कोई लीगल रिलेशन का जन्म नहीं होने वाला तो इसे वैलिड ऑफर नहीं कह सकते हैं। A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation। तो किसी भी तरह का सोशल इन्विटेशन कोई लीगल रिलेशन को जन्म नहीं देगा, भले उसे एक्सेप्ट क्यों ना कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑफर बाय अ फादर to give a mobile phone to his son when he will pass examination the first attempt in CA foundation in the first attempt। आपको ऑफर दे दिया आपके फादर ने कि हम तुमको एक एप्पल का मोबाइल फोन लेकर देंगे। क्लियर है? इसको वैलिड ऑफर कहेंगे या नहीं कहेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बावजूद कोई लीगल रिलेशनशिप का जन्म नहीं हो रहा। अगर मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया कि तुम अगर चेस में नेशनल्स में अगर टॉप 3 में आ जाओगे इस साल तो मैं तुम्हें यूरोप ट्रिप पर ले जाऊंगा, एक एग्जांपल। तो वैसे कि इसमें ये कोई लीगल रिलेशनशिप का जन्म इससे नहीं होगा और इस ऑफर को वैलिड ऑफर माना ही नहीं जाएगा। क्लियर है? कोर्ट में जाकर के आप या डॉटर केस नहीं कर सकते हैं कि ये प्रॉमिस किया गया था देखिए फुलफिल नहीं हुआ। तो ये लीगल रिलेशन को जन्म दे ही नहीं रहा है जो इसको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, आगे देखो। तो a social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation because it is not so intended। लीगल रिलेशन जन्म होने वाला इंटेंशन था ही नहीं, यहाँ पर वो मिसिंग था। तो लिखो यहाँ पर एक लाइन और वहीं पर, ताकि बाद में भूले नहीं। An offer by a father, लिख लो, an offer by a father to give a mobile phone to his son an offer by a father to give a mobile phone to his son on passing CA exam is an example of to his son on passing CA exam is an example of no intention to create legal relation। Is an example of no intention to create legal relation। ठीक है? तो पहला लीगल रूल ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में वो है कि ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशनशिप का क्या हो,
जन्म हो, ठीक है। सोशल रिलेशन का जन्म होगा वो ऑफर नहीं माना जाएगा, वैलिड ऑफर नहीं होगा। सेकंड, इट मस्ट बी सर्टेन, सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वो। देखिए क्या लिखा है, इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वॉग और इनडेफिनेट, इट एक्सेप्टेंस कैनॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर ऑफर में कुछ चीजें क्लियर ही नहीं है, जैसे ए ऑफर टू बी टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा ऑयल, राइट, डिटेल्स कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो क्लियरिटी के साथ नहीं बताई गई, तो ये वैलिड ऑफर नहीं होगा। तो देख लो, देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, द ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी। तो इसे हम वैलिड ऑफर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी का अभाव है, सर्टेनिटी मिसिंग है। जबकि ऑफर क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी के साथ, मतलब उसमें चीजें एकदम क्लियरली होनी चाहिए कि क्या हम चाहते हैं। ओके। तीसरा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर खाली हमारे मन में हम सोच लेंगे तो वो ऑफर नहीं होगा, उसको हमें ऑफरी को बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली, या तो जनरल ऑफर या स्पेसिफिक पर बताना पड़ेगा। An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is meant, otherwise there can be no acceptance of it। तो जैसे सर्वेंट वाला एग्जांपल देखो, क्या सर्वेंट को ऑफर किया गया था? नहीं, तो इसीलिए वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor। और ये बहुत लैंडमार्क केस जो था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में ये एक्सप्लेन किया गया था, नौकर और मालिक वाला जो केस था, जिसमें नौकर को पता ही नहीं था कि उसके नेपी को ढूंढने पर इनाम है, नहीं पता था। तो ढूंढ के ला के देने के बाद अगर उसे पता चला कि इनाम की घोषणा की गई थी, तो वो इनाम का हकदार नहीं होगा। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 4, it must be made with a view to obtain the assent of other party। ऑफर इस तरह से दिया जाए जिससे कि सामने वाली पार्टी का हमें एसेंट चाहिए, ऐसा लगे, ऐसा इंटेंशन हो कि सामने वाली पार्टी का एसेंट हमें चाहिए, सहमति चाहिए। तो ऑफर must be made with a view to obtain the assent of the other party address and not merely with a view to disclose the intention of making an offer। जो मैंने एग्जांपल दिया था मैरिज वाला, कि ए बी को खाली ये बता रहा है कि मेरा शादी करने का मन है, मैं सेटल हो गया हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, अब मन कर रहा है कि शादी कर लूं, लेकिन मन कर रहा है का ये मतलब नहीं कि जिससे बात कर रहे हैं उसी से शादी करनी, राइट। तो इसे हम ऑफर नहीं मान सकते, क्योंकि इसको हम इस व्यू के साथ सामने वाले को नहीं बता रहे हैं कि मुझे उसकी सहमति चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, इट मे बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। ए बी को कह रहा है कि क्या तुम मेरा मकान खरीदोगे 1 करोड़ में, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें सारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांसफर करने होंगे, कैश नहीं चाहिए मुझे, पूरा पैसा आरटीजीएस या ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे। तो अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो इस शर्त के साथ एक्सेप्ट करना है, वरना नहीं। तो ये कंडीशनल भी हो सकता है। एग्जांपल, ऑफर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस एनईएफटी एक्स्ट्रा, तो ऑफर विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। तो अगर कंडीशन के साथ ऑफर किया गया है तो कंडीशन के साथ ही उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। छठा पॉइंट, ऑफर could not contain the non-compliance of which would amount to acceptance। ऐसा ऑफर नहीं दिया जा सकता जिसके नॉन कंप्लायंस से माना जाएगा एक्सेप्ट हो गया। जैसे thus one cannot say if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted। ए ने बी को ऑफर किया कि अपना एंड्रॉइड मोबाइल फोन को 5,000 में दे सकता है, बेच सकता है, क्या तुम खरीदोगे? और साथ में ये डाल दिया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर जवाब नहीं भेजा तो मानेंगे तुमने खरीद लिया। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि अगर नॉन कंप्लाई किया तो माना जाएगा एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं हो सकता। पॉजिटिव रिप्लाई आना चाहिए तभी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नो रिप्लाई का मतलब क्या होता है? नॉट एक्सेप्टेड। नो रिप्लाई मतलब यस माना जाएगा, ऐसा आप ऑफर में नहीं लिख सकते हैं। तो and if no reply by him in a week, it would be assumed that he has accepted the proposal।
this would not result into contract. इससे contract का जन्म नहीं होगा। सातवां point, it may be either specific or general। पढ़ चुके हैं पहले, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला point, offer is different from a mere statement of the intention, comma an invitation to offer, comma a mere communication of information, comma casual equity, comma a prospectus and advertisement। इस सबको हम ऑफर नहीं मानते। केवल इंटेंशन बताने को ऑफर नहीं माना जाता। इसी का पॉइंट नंबर 1 है इसमें, an invitation to make an offer or to do business, and in case of an invitation to make an offer, comma the person making the invitation does not make an offer, rather invite the other party to make an offer। invitation to offer का मतलब होता है तुम ऑफर करो, मैं ऑफर नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफर करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into contract with him subject to final terms and conditions। तो इसका मतलब है कि मैं इंटेंशन रखता हूं, तुम ऑफर करो, फाइनल टर्म्स कंडीशन तय होंगे और एग्रीमेंट करेंगे हम लोग। एग्जांपल, an advertisement for sale of goods by auction in an invitation to the offer, it merely invites offer the bid made at the auction। इसमें हम ऑफर नहीं करते, हम बिडिंग के टाइम पर, बिडिंग के समय पर हम इनवाइट करते हैं कि तुम ऑफर करना। Similarly, red herring prospectus issued by a company is only an invitation to public to make an offer to subscribe to the securities of the company। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंपनी लॉ पढ़ाते समय मैं पढ़ाऊंगा आपको और उसी से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जान लो प्रोस्पेक्टस किसी भी तरह का हो वो इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं। क्या है आगे सेकंड पॉइंट, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, इसको भी इनविटेशन बोला जाता है। अपना इंटेंशन और अनाउंसमेंट हम जब करते हैं तो उसे ऑफर नहीं कहते, इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। Offer must be distinguished from an answer to a question। मतलब offer must be distinguished, मतलब समझो यहाँ पर, अगर मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया है तो वो ऑफर है, लेकिन मैंने आपको केवल अभी मैं क्या चाहता हूँ उसके बारे में बताया है तो वो ऑफर नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में मेरा ऑफर जो था, ऑफर का मतलब क्या होता है कि मैंने सवाल कर दिया, आपको जवाब देना, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर मेरी तरफ से सवाल नहीं है, मैंने आपको इनवाइट किया कि आप सवाल करो, ये मतलब है इसका। अगला पॉइंट, केस लॉ, हार्वे वर्सेस बेसी, AC 552, देखना, इन दिस केस प्रिवी काउंसिल succinctly explained the distinction between an offer and invitation to offer। In the given case, the plaintiff मतलब जो complainant है, जिसने complain किया, through a telegram ask the defendant two questions। बोल रहे कंप्लेनेंट था जिसको प्रॉब्लम है अभी, उसने डिफेंडेंट को एक टेलीग्राम भेजा था और दो सवाल किए थे। पहला, विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, एंड सेकंड, टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस, ये भी बताना कि कम से कम कीमत क्या हो। दो सवाल किए। द डिफेंडेंट रिप्लाई टू टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज £900। बस उसने इसका जवाब ये दिया कि इस बम्पर हॉल पेन का लोएस्ट प्राइस क्या है, £900। The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hall pen at £900। तो वापस plaintiff यानी complainant ने मेल भेजा कि हाँ हम 900 पॉइंट में खरीदने को तैयार हैं। तो सवाल ये है कि क्या उसने ऑफर किया था जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी? मैंने क्या सवाल किया था, दो सवाल, क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, और सेकंड कितना मिनिमम प्राइस होगा। तो क्या उसने जवाब में हाँ बोला था? उसने केवल क्या बताया, मिनिमम सेलिंग प्राइस 900 पॉइंट, लेकिन हाँ नहीं बोला। तो अगर कंप्लेनेंट ने फिर से मेल करके बोला कि मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए, तो इसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैलिड ऑफर तो हुआ ही नहीं, वहां पर केवल इंटेंशन टू ऑफर था, ऑफर नहीं था। क्लियर है? तो यहाँ पर कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया कि वो मजबूर नहीं है आपको बेचने के लिए 900 पॉइंट। तो आगे देखो, the plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hall pen at £900। However, the defendant refused to sell the property at the price। Defendant ने refuse कर दिया कि मैं नहीं दूंगा property। The plaintiff sued the defendant contending that
they had made an offer to sell the property at pound 900 and therefore they are bound by the offer. However, the Privy Council did not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff has asked two questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price but did not answer the first question but reserve their answer with regard to their willingness to sell. उन्होंने अपने जवाब को रिजर्व कर रखा था, मतलब अभी दिया नहीं था. Therefore, their lordship held that the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell the person who had inquired about the price. समझ गए आप क्या मामला है? तो ये मामला था इनविटेशन टू ऑफर का, ऑफर का नहीं था. तो फर्क समझ गए ना आप? क्लियर एकदम. अगले पेज में the above decision was followed in Macpherson versus Apanna 1951, एक और केस था where the owner of the property has said that he would not accept less than 6,000 for it. ओनर ने ऐसे हल्ला किया, मैं अपनी प्रॉपर्टी का पॉइंट 6,000 से कम नहीं लूंगा. बस इतना बोला. क्या उसने बोला कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ? नहीं. अब किसी ने क्या किया? बोला मैं तैयार हूँ 6,000 पाउंड में खरीदने के लिए. तो this statement did not indicate any offer but indicated only an invitation to offer. आ रहा है समझ में? Similarly, when goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with anyone who attends the sale. The auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale through persons who have come to the auction may have the intention to purchase. Similar decision was given in the case of Harris versus Nicholson. तो बहुत सारे ऐसे केस लॉ हैं जिनमें ये डिसाइड हुआ. जैसे ऑक्शन के केस में बोला गया था कि इन सारे आइटम्स को ऑक्शन के लिए रखा जाएगा, उसमें से किसी आइटम को नहीं रखा गया तो सामने वाला केस नहीं कर सकता कि आइटम क्यों नहीं, क्योंकि ऑफर तो अभी किया ही नहीं गया. आगे बढ़ो. तो ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, मतलब या तो हम हाँ बोलकर बताएंगे या इम्प्लाइड भी हो सकता है. जैसे देखो, एन ऑफर में भी मेड आइदर बाय वर्ड और बाय कंडक्ट. कंडक्ट से भी ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है. मैंने बहुत फेमस एग्जांपल आपको दिया था किसका? कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, जिसमें उस लेडी ने, मिसेस कार्लिन ने हाँ तो नहीं बोला था, लेकिन उसने स्मोक बॉल को कंज्यूम किया था, मतलब कंडक्ट किया था ना. तो देखो अब यहाँ पर एग्जांपल, अब a boy starts cleaning the car as it stops on traffic signal without being asked to do so. आपकी कार ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी हुई, एक लड़का आया, उसने फटाफट कार को क्या करना शुरू किया? क्लीन करना शुरू कर दिया. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब क्लीनिंग के बाद वो क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा. Here boy makes an implied offer. तो आपको उसे क्या करना चाहिए था? रोक देना चाहिए था कि तुम कार साफ मत करो. उसे रोकना चाहिए था. आपने रोका नहीं. तो एक इम्प्लाइड ऑफर के जवाब में आपका इम्प्लाइड क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ आपके कंडक्ट से. तो वैसे सिचुएशन में आपको पैसे देने पड़ेंगे. पॉइंट नंबर 10, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. ये तो अभी हमने पढ़ा कि मैंने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है. अब कल को आप आ जाएंगे 2 करोड़ लेकर, तो क्या मुझे बेचना पड़ेगा? नहीं बेच दूंगा. नहीं बेचूंगा. ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है अभी मेरे लिए, तो वो अलग मामला है. तो केवल प्राइस डिस्क्लोज करने का मतलब ऑफर नहीं होता है. क्लियर है? What is invitation to offer? इसका जवाब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको इसे लर्न करना. ये तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. समझ में आ गया? तो आपको ये समझना है कि what is the offer and what is invitation to offer. और अगला सवाल भी देखो, what is difference between offer and invitation to make an offer. मतलब ऑफर में और invitation to offer में बोलो क्या अंतर है? तो देखो जवाब में क्या लिखा है, क्वेश्चन 11. In terms of section 2A of the Act, an offer is the final expression of willingness by the offerer to be bound by the other offer should the other party chooses to accept it. ऑफर वो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होता है ऑफरर के द्वारा, जो कि अगर अदर पार्टी ने एक्सेप्ट करने के लिए चूज कर लिया तो फर्स्ट पार्टी बाउंड हो जाएगा. अगर मैंने आपको ऑफर दे दिया है
कि मैं अपनी प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेचना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई खरीदना चाहता है? और मैंने इसके बाद कुछ नहीं बोला। अगले दिन आपने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ और बताइए अब आगे कैसे टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे। तो जैसे ही आपने हाँ बोला मैं बाउंड हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑफर ऑलरेडी दे दिया था। तो बाद में मैं बोलूंगा सुनो अभी मेरा मूड नहीं है 2 करोड़ में बेचने का, ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि एक तो ये कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझ में आ रहा है? ये लीगल रिलेशनशिप को क्या दे रहा है? जज दे रहा है। क्लियर हो रहा है? तो वैसे सिचुएशन में फिर मैं बाउंड हो जाऊंगा इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो ऑफर को समझ कर देना चाहिए किसी को भी, खास करके वैसे ऑफर जिनसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल ऑब्लिगेशंस का जज होता हो। तो आगे देखो, ऑन द अदर हैंड ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट और ऑफर टू रिसीव ऑफर, अगर ऑफर का मकसद केवल नेगोशिएट करना है या ऑफर का मकसद ऑफर लेना है तो वो ऑफर नहीं कहलाता, वो इनविटेशन टू ऑफर कहलाता है। थस where a party without expressing its final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. Hence, the only thing that is required is the willingness of the offeree to abide by the terms of the offer. तो invitation to offer क्या है? मेरा willingness है कि मैं सामने वाले को बोलूं कि तुम ऑफर करो, मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूं और उसके बेसिस पर आप ऑफर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। इसको भी अब आप पढ़ेंगे घर में। एक नीचे जो पैराग्राफ लिखा वो देखो, फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। कुछ एग्जांपल है। पहला, एन इनविटेशन बाय अ कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करना, ये एक एग्जांपल है। दूसरा, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, हम अपने शॉप में डिस्प्ले करते हैं गुड्स का, बोलो, और वहां डिस्प्ले करके रखा है। एक बंदा आया, टैग देखा, उस पे लिखा था 2000, बोला ये मुझे दे दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब मुझे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। मैं जवाब में उससे ये कह सकता हूँ कि दिस आइटम इज ऑलरेडी सोल्ड, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, आई कांट गिव यू। इसका मतलब क्या था? मैंने तो ऑफर दिया ही नहीं था कभी, मैंने डिस्प्ले किया, मतलब वो सिर्फ क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। सामने वाला ऑफर करेगा कि हाँ मैं ये खरीदना चाहता हूँ, और तब दुकानदार के पास ये राइट है जवाब देने का कि हाँ या ना। समझेगा नहीं? बोलो। अगला पॉइंट, एडवर्टाइजिंग ऑप्शन से, एंड चौथा पॉइंट, कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंड इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। किसी कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट का प्राइस पूछा आइटम का लिस्ट भेजकर, मैंने उसे कोटेशन दे दिया। कोटेशन देना ऑफर नहीं होता। मतलब अगर मैंने उसको प्राइस लिखकर भेज दिया तो अब वो बोलेगा कि मेरे को ये प्राइस पर इतना इतना क्वांटिटी माल भेज दो, मेरी मर्जी मैं भेजूं या ना भेजूं। वो बाउंड नहीं कर सकता मुझे कि मुझे माल भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी कोई ऑफर नहीं किया था। क्लियर हो रहा है? तो हाउ टू मेक एन ऑफर, अगला पॉइंट देखो पेज नंबर 12। ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट, और दूसरा एब्स्टिनेंस। एक्ट मतलब कुछ करने के लिए और एब्स्टिनेंस मतलब कुछ नहीं करने के लिए ऑफर दिया जा सकता है। और एक्ट भी दो तरह का होता है, बाय इन थ्रू वर्ड और थ्रू कंडक्ट। थ्रू वर्ड रिटन या ओरल हो सकता है। मैंने अभी आपको बोला तो ये ओरल ऑफर है, अगर मैंने लिख कर दिया होता तो रिटन ऑफर होता। और बाय कंडक्ट तो आप समझ ही रहे हैं, अपने काम से बोल कर नहीं बल्कि अपने एक्टिविटीज से हम ये बता सकते हैं कि ऑफर है या एक्सेप्टेंस है या नहीं। ओके, तो आज ये टॉपिक खत्म हुआ, पहला टॉपिक जिसका नाम क्या था? ऑफर, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में सवाल कितने तरह के बनेंगे? 2 टाइप के। पहला स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कि व्हाट इज एन ऑफर, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, ये तो डायरेक्ट सवाल हुआ। और दूसरा बनेगा केस लॉ, जिसमें आपको एक केस स्टडी देगा और बोलेगा इसको पढ़ो और बताओ सही जवाब क्या है। तो उसमें ये खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें आपको ये हिंट नहीं होता कि किस टॉपिक से सवाल आया। आपको क्वेश्चन पढ़ करके खुद ये अंदाजा लगाना पड़ेगा।
केस स्टडी को आंसर करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि पहले ढूंढो कि इसका जवाब किस पैराग्राफ में छुपा है, किस पेज नंबर के किस पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा। और आपको थ्योरी भी लिख करके फिर प्रैक्टिकल आंसर करना, मतलब पहले लिखना है कि एज पर दिस सेक्शन ये पैराग्राफ की थ्योरी के लिख दो, फिर जवाब में लिखो कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जवाब में भी थ्योरी लिखना पड़ेगा। केवल आप जानते हैं ये इनफ नहीं है। लॉ इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहां आपको लॉ लिखना है क्वेश्चन पेपर में, पेन एंड पेपर के थ्रू। आपको कितना नॉलेज है ये इनफ नहीं है। ओके, तो बिना लर्न किए आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो एक एक पेज, एक एक लाइन याद करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है अभी। तो रोज का रोज याद करो, 2 पेज 3 पेज जो हम क्लास में कर रहे हैं उतना आपको घर में भी लर्न करना है, ये दिमाग में बैठा लो। कोई दिक्कत बोलिए। एक सवाल बड़ा कॉमन है एक्सेप्टेंस में भी, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 40 फिल्म जैसे अभी आप क्या पढ़े, क्या चीज के रूल्स थे, वैलिड ऑफर के रूल्स, ठीक उसी तरह से वैलिड एक्सेप्टेंस के भी रूल्स हैं और वो भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जवाब सुनो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया था, दुकान में कपड़ा डिस्प्ले के लिए लगा हुआ है, कोई आया और बोला ये पैक कर दो, तो इसका मतलब है कि वो तो एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो पहले ये समझना होगा कि डिस्प्ले ऑफ गुड, डिस्प्ले ऑफ गारमेंट इन अ शॉप इज एन ऑफर और नॉट। तो इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो एक ही तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और बोलेगा इसका जवाब दो, आप जवाब उल्टा लिखोगे और एग्जाम देने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, और जब बाद में रिजल्ट नहीं होगा, पास नहीं होंगे, तब दिमाग काम नहीं करेगा कि अरे क्या हो गया ऐसा। तो इसका मतलब है थोड़ा नॉलेज के बिना आप आंसर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। अंडरस्टूड? तो देखो अगला टॉपिक पहला है, एक क्वेश्चन करेंगे, डिफाइन एक्सेप्टेंस। सेकेंड पार्ट, एक्सेप्टेंस क्या है। देखो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट, अगर मैं ऑफर की बात करूं तो 2A था, उसी का सब सेक्शन B है 2B एक्सेप्टेंस। The term acceptance is defined as follows: when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. जब वो ऑफर के जवाब में अपना एक्सेंट दे दे, सहमति दे दे, माना जाएगा एक्सेप्ट कर लिया गया। The proposal when accepted becomes a promise. Analysis point number 1, 2, 3, 4. When the person to whom proposal is made, for example, if A offers to sell his car to B for 2 lakh, here proposal is made to B. The person to whom proposal is made. पहला था when the person to whom proposal is made, यानी जिसको proposal दिया गया, तो किसको दिया गया है यहाँ पर? B को। The person to whom proposal is made, that is B in the above example, if B signifies his assent, अगर B सहमति दे दे on that proposal, तो माना जाएगा ये एग्रीमेंट बन चुका है। So in other words, if B grants his consent on A proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A. अब आगे, when B has signified his consent on that proposal, we can say that the proposal has been accepted and the accepted proposal becomes promise. Clear the point? देखने में बड़ा आसान लग रहा है अभी, पर इतना आसान है नहीं अभी, आगे जब बढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है कुछ भी। Question: What are the relationship between offer and acceptance? According to Sir William Anson, acceptance is to offer what a lighted match is to a train of